तो कविता छंदमुक्त है, शीर्षक है बाबूजी की फोटो। अचानक ही और बहुत जल्द चले गए बाबूजी और छोड़ गए एक शून्य। वो छोड़ गए असंख्य स्मृतियां, अनगिनत यादें और असह्य वेदना अपने महाप्रयाण के साथ। ये मात्र संयोग ही था कि मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने खिंचवाई थी एक फोटो जो न जाने क्यों बेहद उदास सी थी। उनकी प्रार्थना सभा के लिए उस वक्त हमारे पास वही एक फ़ोटो उपलब्ध थी। हमने उसी को बड़ा करके लगा दिया। तब से आज तक वही एक बाबूजी की फ़ोटो हमारे पास है। हमने उनकी फ़ोटो ड्राइंग रूम में टांग दी। ड्राइंग रूम की सजावट के बीच कुछ अटपटी सी लग रही थी उनकी फ़ोटो। हमने हटा दी ड्राइंग रूम से बाबूजी की उदास फ़ोटो। कुछ दिनों बाद हमने बाबूजी की फ़ोटो बेडरूम में लगा दी। उन्होंने बेडरूम को भी उदास कर दिया। हमें उनकी उदास फ़ोटो बेडरूम में अच्छी नहीं लग रही थी, और फिर एक मरे हुए व्यक्ति की फ़ोटो के बेडरूम में होने का भला क्या औचित्य। हमने उन्हें बेडरूम की सुख सुविधा से भी वंचित कर दिया। बाबूजी कहीं भी घर में फिट नहीं हो पा रहे थे। हमने उन्हें फैमिली फ़ोटो गैलरी में टांग दिया। हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के बीच उनकी उदास फ़ोटो मनहूसियत फैलाती लग रही थी, लिहाजा हमने उन्हें वहाँ से भी विस्थापित कर दिया। अब प्रश्न उठ रहा था कि बाबूजी की फ़ोटो कहाँ लगाई जाए। बाबूजी कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे हमारे घर में। फिर एक दिन हमने बाबूजी की फ़ोटो को पूजा घर में टांग दिया। कुछ दिन तो ठीक लगा, पर फिर खटकने लगे बाबूजी तस्वीर में अपना उदास सा चेहरा लिए हुए। पर क्या उदासी थी उनको जो तस्वीर में हूबहू छप गई थी और हमेशा के लिए उनके साथ रह गई थी। ये तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि बाबूजी उदास क्यों रहते थे। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाला व्यक्ति महाप्रयाण पर उदास क्यों गया। बहरहाल बाबूजी की तस्वीर पूजा घर से हटाकर हमने स्टोर रूम में रख दी, पुरानी चीज़ों के साथ। उनकी अब ज़रूरत भी कहाँ थी किसी को। वो भी तो पुराने हो गए थे, गैर ज़रूरती सामान की तरह बीत चुके थे वो बीते हुए वक्त की तरह। जब भी कभी स्टोर रूम खोलता हूँ और उनकी उदास तस्वीर अंधेरे में लटकी मिलती है तो कुछ कौंध जाता है दिमाग में, पर कुछ याद नहीं आता। आज दिवाली है। बल्बों की झालर निकालने के लिए स्टोर खोला था। बेटी की नज़र अचानक बाबूजी की फ़ोटो पर पड़ी। उसने पूछ लिया था, दादाजी की फ़ोटो स्टोर के अंधेरे में क्यों टंगी है। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दूं। तभी उसने दूसरा प्रश्न किया, पापा आप जब मर जाएंगे तो क्या आपकी फ़ोटो भी स्टोर रूम में रहेगी। मेरी आंखों के सामने स्टोर रूम के अंधकार से भी 1000 गुना अंधकार छा गया था। मैं निरुत्तर, शब्दहीन, जड़ सा खड़ा था। बेटी ने मेरे मौन का क्या अर्थ लगाया ज्ञात नहीं। वो रंगीन बल्बों की झालर निकाल कर जा चुकी थी। बाबूजी को अंधेरे से डर लगता था। उन्हें दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद था। उन्हें सबके बीच रहना, बातें करना, सबसे घुलना मिलना, जीवन की छोटी खुशियों का आनंद मनाना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें अपनी पोती के साथ बातें करना, उसे कहानियाँ सुनाना, खिलौने दिलाना, उसके साथ खेलना बेहद पसंद था। उन्हें जीवन का उत्सव मनाना अच्छा लगता था। उन्हें हंसना पसंद था, हंसाना पसंद था। उन्हें खाना पसंद था, खिलाना पसंद था। उन्हें अतिथि पसंद थे, आतिथ्य पसंद था। पता नहीं ये बातें मुझे मेरी बेटी बता रही थी या मेरी स्मृति में चलचित्र चल रहा था। ये सब बातें मैं कब भूल गया पूछना और जानना उनकी उदासी का कारण। कब भूल गया कि वह सूर्योन्मुखी थे और अंधकार उन्हें पसंद नहीं था, ना अंधकार और न नकारात्मकता। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। जब मेरी तंद्रा टूटी तो मैंने स्वयं को पाया पहली बार अनाथ, नितांत उदास और अकेला। और मैंने पाया मेरे अश्रुपूरित नेत्रों से बहती हुई सहस्त्रधारा। मुझे बाबूजी की उदासी का कारण पता चल गया था। बाबूजी ने मुझे नहीं, मैंने बाबूजी को छोड़ दिया था। उन्होंने नहीं, मैंने छोड़ा था शून्य।
उन्होंने नहीं, मैंने दी थी उन्हें असह्य वेदना और सूनापन। मैंने चुपचाप उनकी तस्वीर स्टोर रूम से उतारी और लिविंग रूम में लगा दी। बेटी ने तुलसी के पास का रखा एक दिया उनके सामने रख दिया। बाबूजी का चेहरा खुशी से रोशन हो उठा। अब हम सब बाबूजी के साथ हमेशा रहते हैं लिविंग रूम में, जहाँ रहता है सदैव प्रकाश और उल्लास, जहाँ होती है खुशी की किलकारियाँ, जहाँ गूंजते हैं ठहाके, जहाँ चलता रहता है आतिथ्य सत्कार, जहाँ एकत्र होता है पूरा परिवार। बाबूजी की फ़ोटो अब हमेशा मुस्कुराती से रहती है। धन्यवाद।